हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम 2023 के लिए हम पंचायती राज व्यवस्था का टेस्ट शुरू कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट सेट नंबर 1 है। इसमें टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के आपके टोटल 10 सेट कराए जाएंगे। इसके अलावा ये होने के बाद आपका 65 क्वेश्चन वाला सेट कराया जाएगा, जिसमें टोटल आपके 5 सेट होंगे। तो काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हम जो क्वेश्चन रखेंगे वो आपका ईजी टू मॉडरेट टू हाई होता जाएगा। जैसे जैसे आप टेस्ट सेट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो पूरा वीडियो यहाँ पर कोई भी टेस्ट का है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चनों के आंसर के साथ साथ इसका एक्सप्लेन भी आपको यहाँ पर बताएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और पंचायती राज व्यवस्था आपको और अच्छे से यहाँ पर तैयार हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आपका यहाँ पर और हाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ ही इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको टेस्ट और पीडीएफ जो आपके चैप्टर वाइज होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए आपका है, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ऑप्शन है आपके बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या तमिल साहित्य। तो लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख आपका मिलता है वैदिक साहित्य में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चैप्टर 1 में ही जब आप यहाँ पर पंचायती राज का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पंचायत व्यवस्था जो होती है उसका इतिहास जब जानेंगे तो उसमें आपका शुरुआत आपका वैदिक काल से ही होती है। तो वहाँ पर आपको ग्राम शब्द का यूज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य में ही आपका होता है। तो बी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और इसका एक्सप्लेन यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र होता है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन प्रणाली, जिसको पंचायती व्यवस्था कहा जाता है, किन कारणों से कमजोर हो गई? देखिए, शुरू में आपका तो सही रहा। प्राचीन काल की हम यदि बात करते हैं प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीन इतिहास में चाहे वो वैदिक काल से आपकी स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर आपका संगम काल तक भी आपका सही रहता है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य तक। लेकिन जब मुगल काल का आगमन होता है तो उसके बाद यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था कमजोर होने लगती है। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस कारणों से कमजोर होती गई। शुरू में तो सही रही, फिर कमजोर हुई। उसके बाद फिर आपका जब ब्रिटिश काल की शुरुआत होती है तो शुरू में तो कमजोर रहती है, लेकिन धीरे धीरे फिर से पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन मजबूत होने लगती है। तो पहले मजबूत थी, फिर कमजोर हुई, फिर मजबूत होने लगी। तो ये सब चीजें हैं। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मध्यकाल में जो कमजोर व्यवस्था ये थी, उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुख्य जो कारण आपका है उपरोक्त सभी है, यानी सभी कारण रहे थे जिसके कारण आपका पंचायती राज व्यवस्था कमजोर होती चली गई, कि वहाँ पर नगरों का विकास होने लगा था, जमींदारी प्रथा शुरू हो गई थी, और इसके अलावा जागीरदारी प्रथा भी यहाँ पर शुरू हो गई थी। तो ये सब चीज़ें आपका मुगल काल के मध्य से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। इस कारण से पंचायती राज जो है या पंचायती व्यवस्था है वो कमजोर होती चली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, इसके अलावा यहाँ पर डिटेल आपका सोल्यूशन भी दिया गया है। इसको पीडीएफ के माध्यम से आप रीड कर सकते हैं, जिससे आप और जानकारियाँ ले सकते हैं। पीडीएफ सभी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? ऑप्शन है आपके सुमंत, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कुलकर्णी, नेक्स्ट ऑप्शन है पाटिल, नेक्स्ट है अमात्य। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शिवाजी के काल में जो ग्राम प्रधान के रूप में काम करता था, ग्राम प्रधान कौन होता है? गांव का जो हेड होता है, गांव का मुखिया होता है, उसको ग्राम प्रधान कहा जाता है। तो उस समय जो आपका पाटिल था, यहाँ पर सी नंबर से आंसर हो जाएगा। पाटिल जो था वो ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई? ऑप्शन है 1905, 1908, 1882 या 1885। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपने कई बार पढ़ा होगा। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आपकी कब होती है? 1882 में। ध्यान रखिएगा, कई आपके देखिए गवर्नर जनरल आते हैं, कई सारे सुधार व्यवस्था करते हैं, फिर चले जाते हैं। 5-5 साल का सबका कार्यकाल रहता है। तो उसी के संदर्भ में भारत में बात की जाए तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और इसी ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके एक्सप्लेन की बात करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो गई, और स्थानीय स्वशासन की दिशा में इससे पहले कार्य जो किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है ये। और इसने भारत में क्या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, इसको ध्यान रखिएगा।
तो जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ने को मिलता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कुछ खास यहाँ पर गाँव के लिए नहीं किया था, लेकिन रिपन जब आया तो उसने गाँव पे ध्यान दिया और इसने स्थानीय स्वशासन प्रणाली शुरू की। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, क्योंकि ईयर पूछा गया है, तो 1882 से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। लॉर्ड कैनिल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डिटेल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का उसमें बात की गई है? तो देखिए अनुच्छेद के हिसाब से आप आंसर देंगे। तो ग्राम पंचायत की बात किसमें कही गई है? आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 44। तो देखिए जब यहाँ पर आप पढ़ते हैं, यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें दिया गया है, तो इसमें देखिए, तो उसमें जब आप नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ते हैं, तो उसमें जो अनुच्छेद आपका 40 रहता है, इसमें जो गांधी जी के ग्राम स्वरोजगार जो उनका था, उसी के आधार पर ग्राम स्वराज्य, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज्य था, उसी के आधार पर इसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर 1950, 1952, 1954 या 1956। तो लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू में चलाया गया था 1952 में। उसके बाद ही आपकी क्या कई सारी समितियां बनाई गई ग्राम पंचायतों के लिए, विभिन्न स्तर उन समितियों ने सिफारिश की, तो वो सब आप पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ पर 1952 इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2 अक्टूबर 1952 को आपका शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गांधी जयंती के दिन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश दी थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि ग्राम पंचायतों पर बनी पहली समिति आपकी थी, इसने ग्राम पंचायतों को 3 स्तरीय प्रणाली जो है बनाने की सुझाव दी थी। और इसी की सिफारिश पर पहला जो आपका लागू हुआ, कहाँ पर? पंचायती राज प्रणाली आपका राजस्थान में लागू किया गया, नागौर जिले में। उसके बाद उसी वर्ष यानी कि 1959 में आपका राजस्थान में, और फिर उसी वर्ष 1959 में आपका यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो सभी को इसका आंसर पता होगा लगभग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो बलवंत राय मेहता समिति गठन की गई थी 1957 में गठन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? अब यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ही है पंचायती राज को लागू करना, इसका अर्थ यही है। पंचायती राज या यहाँ पर जो संस्था है, स्वयंशासी संस्था, उनको लागू करना, तो वही आपका है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया पहली बार, वो आपका किस में लागू किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब या बिहार। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अशोक मेहता समिति का गठन 1972, 1977, 1974 या 1979? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी आया हुआ है, और ये आने के चांस भी है इस क्वेश्चन के। किसी भी तरह आपका घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आप इसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश आपकी किसने की थी? ऑप्शन है आपके बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV राव या LM सिंघवी समिति। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, LM सिंघवी समिति। आप जब पढ़ते हैं तो उन्होंने संवैधानिक जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, तो ये सिफारिश उनकी थी, ध्यान रखिएगा। प्रथम सिफारिश की बात की जा रही है, प्रथम सिफारिश इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ऑप्शन है 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या 1 माह के अंदर। तो यदि पंचायत 5 साल की आपकी होती है, तो यदि वो भंग हो जाती है पहले ही, 5 साल पूरा होने से पहले ही, 3 साल में या 2 साल में या 4 साल में, जब भी वो भंग हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब पंचायत ये भंग हो जाती है 5 साल से पहले ही, मान लीजिए 3 साल के बाद पंचायत भंग हो गई किसी कारण से, पूरी तरह वहाँ पे जो भी मुखिया वगैरह है सब वहाँ पर उनको हटा दिया गया, और फिर से वहाँ पर क्या होगा? चुनाव कराना होगा। तो 6 माह के अंदर ही वहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए, 6 माह से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 6 माह के अंदर चुनाव कराकर शेष अवधि जो आपकी बची हुई है, अब 3 साल तो बीत गए, 2 साल बचा हुआ है, 2 साल के लिए वहाँ पर फिर से पंचायत का गठन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यदि 5 साल पूरा होने में ही 6 महीने बचा हो,
तो फिर से आपका नया चुनाव होता है फिर, यानी फिर पूरे 5 साल के लिए पंचायत गठित होती है। यदि ज़्यादा समय बचा है 6 महीने से 2 साल 1 साल, तो फिर उतने ही समय के लिए पंचायत बनती है, दोबारा गठित होती है जितना बचा हुआ है समय। मान लीजिए 1 साल बचा है तो 1 साल के लिए फिर से गठित होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, और 6 माह के अंदर ही आपका चुनाव हो जाना चाहिए, ये भी यहाँ पर है यदि पंचायत भंग होती है। पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है। पंचायत के आय के स्रोत में शामिल किया जाता है व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, जब पंचायत के आय के स्रोत में पढ़ेंगे तो उसमें आपका सभी चीज़ें आती हैं, तो डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो पंचायतों की वित्तीय जो स्थिति है उसका पुनर्विलोकन करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D या अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243K। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243I। आई इसमें ध्यान रखिएगा, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा इसका किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को दिए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए जो आपकी अनुसूची दी गई है, कौन सी अनुसूची? आपकी 11वीं अनुसूची। इसी के अंतर्गत आपके पंचायतों के विषय आते हैं। तो अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? तो 27, 29, 34 या 32। तो इसका आंसर भी लगभग सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो लगभग यहाँ पर आपके कितने यहाँ पर टोटल हैं 29 सब्जेक्ट या 29 विषय आपको पंचायतों के लिए दिए गए हैं, जिसपे कानून बन सकता है आपका। तो ये आपके इसका जो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सब भी यहाँ पर दी गई है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचायतों, इसका टोटल 29 सब्जेक्ट हमने अपने वीडियो में दे रखा है आपको, वीडियो लेक्चर, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल या वित्त आयोग। तो कौन करता है पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा? तो इसका संपरीक्षा जो करता है आपका राज्य का विधानमंडल करता है। सी नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा भी आती है और विधान परिषद भी आती है। केवल विधानसभा किसी राज्य में है तो केवल विधानसभा करेगी, विधान परिषद और विधानसभा मिलकर विधानमंडल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो आपका अनुच्छेद है 243J, इसी के अंतर्गत जो पंचायतों के लेखाओं का परीक्षण के लिए है उसके लिए उसका राज्य विधानमंडल द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से ई पंचायत के उद्देश्य हैं? तो ई पंचायत आपका बताना है पंचायतों में पारदर्शिता लाना, निर्णय प्रक्रिया में सुधार, IT का प्रयोग का बढ़ावा देना। तो बताइए कौन सा उद्देश्य है इसमें? तो देखिए 1 भी यहाँ पर सही है, पंचायतों के पारदर्शिता लाना, दूसरा भी सही है, निर्णय प्रक्रिया में सुधार करना। तो ये सभी यहाँ पर सही है, तो डी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि निर्वाचन यानी कि पंचायत संबंधी मामले, निर्वाचन यानी कि पंचायतों का निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है? यानी कि जो भी इसके निर्वाचन संबंधी मामले बनते हैं या होते हैं पंचायतों के, कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद आपका न्यायालय में नहीं जाएगा, खुद ही ये लोग यहाँ पर इस समस्या का समाधान करेंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे आपका वो मध्य लेवल पर हो या ग्राम स्तर पर हो, ग्राम पंचायत में हो, तो वो सब समस्याएँ खुद ही ये लोग समझाएंगे। जो इनका बना हुआ है, जो निर्वाचन कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, वही समस्याएं सुलझाएगा निर्वाचन से रिलेटेड, कोई भी मामला न्यायालय में नहीं जाएगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका 243 घ, 243 का, 243 टा या 243 न। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन से स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है? यानी कि कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था यूपी में है? 2 स्तरीय है, 4 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए यूपी में आपका 3 स्तरीय है। और 3 स्तरीय कब लागू किया गया, इसके डिटेल हमने आपको यूपी की जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है प्रथम पहले वीडियो में ही आपको बताया है, उसकी पूरी हिस्ट्री बताई है, यूपी में कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ उसका क्या होता है, कब त्रिस्तरीय बनती है शुरू में। क्योंकि 1947 का अधिनियम जब आप पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें उसी में सब कुछ ऐड कर दी गई हैं। और ये 1947 का अधिनियम जो है पहले से ही यूपी में लागू है। भारत में स्वतंत्रता मिली उसके बाद फिर आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, उससे पहले ही यूपी में पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी, लेकिन वो 2 स्तरीय थी। 2 स्तरीय के बाद 3 स्तरीय हुई, फिर उसके बाद आपका 2 स्तरीय हुई, फिर आपका जब संविधान संशोधन करके जोड़ा गया उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई सब हमने हिस्ट्री में आपको यूपी की पंचायती राज व्यवस्था में बता दिया है। अब उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे 1947 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, वो वीडियो आपका जल्द आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसमें 3 स्तरीय आपका यूपी में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायतों के क्षेत्रों का गठन का प्रावधान है? 500, 1000, 5000 या 2500? तो देखिए यहाँ पर यूपी में जो पंचायतों का क्षेत्र का गठन है वो 1000 की जनसंख्या पर है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है कितनी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 18 वर्ष। ग्राम सभा में जो सदस्य होते हैं वो सभी आपके वो सदस्य होते हैं जो उस गांव के निवासी हैं, जिनके 18 एज है और जिनका निर्वाचक नामावली में नाम होना चाहिए। तो ये सभी लोग आपके क्या हैं? उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो एज कितनी होनी चाहिए? 18 आपकी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? तो यहाँ पे देखिए ग्राम सभा का प्रधान यानी कि ग्राम प्रधान की बात की जा रही है, मुखिया की बात की जा रही है। तो मुखिया बनने के लिए आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम एज आपकी यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए, 21। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? कोई भी आपका ग्राम प्रधान है यानी कि मुखिया है आपका, तो इसको यदि पद से हटाना हो तो आप कितने दिन पूर्व सूचना देंगे? तो ये आप देखिए, इसको भी हमने यूपी के पंचायती राज प्रणाली के पहले ही वीडियो में कवर कर दिया है। ग्राम प्रधान को वहाँ पर हटाया जाना, 2 तरीके से आपका ग्राम प्रधान हटाया जाता है। 2 तरीके से ग्राम का प्रधान 2 तरीके से आपका हटाया जाता है। एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव या तो लाएं। दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा होगा कि कोई यहाँ पर सीधे सीधे प्रशासन उसको हटा सकती है, सीधे सीधे सरकार हटा सकती है, या डीएम वगैरह होते हैं वो हटा सकते हैं। वो किस कारणों से होता है? जब इस पर संगीन धाराएं आ जाती हैं या कोई संगीन जुर्म कर लेता है, जैसे मर्डर वगैरह या उससे, तो इस तरह के यदि कुछ हो जाता है तो फिर डायरेक्ट हटा दिया जाता है। नहीं तो दूसरा पहला तरीका आपका क्या था? अविश्वास प्रस्ताव। इसमें क्या होता है? ग्राम सभा के सदस्य वहाँ पर उपस्थित होते हैं और 2/3 यहाँ पर मत द्वारा इसको हटा दिया जाता है, वोटिंग होती है उसमें। तो यहाँ पर यदि वोटिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि हटाने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। तो देखिए, जब इसकी बैठक होती है आपकी ग्राम पंचायत की, तो 30 दिन के अंदर यदि प्रधान को विशेष बैठक या कोई भी बैठक बुलानी हो, 30 दिन के अंदर बैठक करनी होती है। उससे 15 दिन पहले ही आपको सूचना इसको दे देना होगा। मान लीजिए कि 30वें दिन आपकी बैठक है, आज 1 तारीख है और 30वें दिन आपकी बैठक है, तो 15 दिन पहले ही इसको आपको प्रधान को सूचना देनी होगी कि 30वें दिन बैठक है, यानी कि 15 तारीख को इसको हर हाल में सूचना दे देनी होगी कि 30 तारीख को बैठक होनी है। तो ये होगा, यानी 15 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी प्रधान को। तो यहाँ पर 15 दिन होगा सही आंसर, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो जो ग्राम पंचायत जो होती है, यानी एक ग्राम पंचायत में कई गांव आते हैं और कई बटे होते हैं क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ग्राम, शहर, वार्ड या ब्लॉक? तो उनको वार्ड कहा जाता है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत समिति नहीं है? शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति या बाह्य नियंत्रण समिति? देखिए, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत टोटल कितनी? 6 समितियों के द्वारा अपना कार्य करता है। और उसी तरह आपका यहाँ पर जिला पंचायत समिति भी यानी कि जिला परिषद भी 6 समितियों के माध्यम से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो समिति नहीं है वो आपकी देखिए कौन सी नहीं है। तो यदि 6 समितियाँ आपको नाम याद है तो आप आसानी से इसका आंसर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो 6 समितियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, लगभग सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। एक तो आपकी है नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति फिर दूसरी है, निर्माण कार्य समिति तीसरी है, स्वास्थ्य कल्याण समिति चौथी, यहाँ पर प्रशासनिक समिति 5वीं और जल प्रबंधन समिति 6ठी हो गई। तो ये 6 समितियां हैं और इसके बारे में डिटेल हम आपको एक एक्स्ट्रा PDF में दे देंगे, जो इनका एक की पूरी डिटेल होगी, उसमें कौन क्या है, उनका क्या कार्य रहता है, किस समिति का, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो ऑप्शन नहीं है वो आपका बाह्य नियंत्रण समिति, ये इस 6 समितियों में नहीं शामिल है। तो यहाँ पर डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 72वां, 74वां, 73वां या 75वां? तो लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान है? अनुच्छेद 243A, 243B, यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए हैं, यहाँ पर सी होना चाहिए था, 243C या 243D। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा गठन का प्रावधान आपका 243A में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी दिया भी गया है आपका किस अनुच्छेद के तहत क्या है। ए में आपका ग्राम सभा गठन, उसके बाद बी में ग्राम पंचायतों के, यहाँ पर पंचायतों का गठन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, ये सब चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्राम सभा की कार्यपालिका कौन है?
ग्राम सभा की कार्यपालिका कौन है? ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद? तो ग्राम सभा की जो कार्यपालिका होती है वो ग्राम पंचायत होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोगों द्वारा ही ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, यानी चुने जाते हैं ये लोग। तो एक प्रकार से कार्यपालिका के रूप में उसके कार्य करती है ग्राम सभा के, और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। मुखिया आपका मेन ग्राम पंचायत का हेड होता है, और एक प्रकार से वो ग्राम सभा का भी हेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य है? सामुदायिक कल्याण, वार्षिक लेखा पर चर्चा, बजट पर विचार विमर्श, या ये सभी? तो ग्राम सभा के ये सभी काम होते हैं, सामुदायिक कल्याण, वार्षिक लेखा, ग्राम सभा के सब जो काम होते हैं आप उसको जरूर एक बार रीड करिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, न्याय पंचायत, ग्राम प्रधान या खंड विकास अधिकारी? तो उसका चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा का उप प्रधान यदि किसी को बनाना हो, उप प्रधान यदि किसी को बनाना हो तो उसका चुनाव कैसे किया जाता है? डायरेक्ट इसकी नियुक्ति की जाती है या क्या होता है? यहाँ पे देखिए, आपका जो प्रधान बनता है इसकी भी डायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी मुखिया की डायरेक्ट वोट जनता द्वारा किया जाता है जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, और जो उप प्रधान बनता है उसका भी यहाँ पर वोटिंग इन्हीं के द्वारा की जाती है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर आपका ए नंबर ही हो जाएगा। इसके अलावा भी यदि मान लीजिए वोटिंग के दौरान कुछ होता है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ग्राम सभा के उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। यदि किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पाता है, तो चुनाव यदि नहीं हो पाता है उस दशा की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान रखिए कंडीशन में किसी नियत अधिकारी, कोई एक अधिकारी है जो बड़ा अधिकारी है, उसके द्वारा ऊपर प्रशासन जो कहता है, तो मतलब कोई अधिकारी यहाँ पर हो सकता है, डीएम भी हो सकता है वो, या कोई यहाँ पर जो जिला पंचायत अधिकारी होता है वो भी हो सकता है, उसके द्वारा एक उप प्रधान को उस पद पर मनोनीत कर दिया जाता है। यानी अब ये चुनाव नहीं हुआ, चुना नहीं गया है, डायरेक्ट यहाँ पर इसकी नियुक्ति कर दी गई है उप प्रधान की, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो दोस्तों ये टॉप 30 आपके क्वेश्चन थे। और दोस्तों यदि आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं बीपीओ एग्जाम की, जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था का कंप्लीट कवर होगा, वीडियो क्लास के साथ साथ पीडीएफ नोट और टेस्ट सीरीज भी होंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो भी पूरा कवर कराया जाएगा, और यूपीजीके भी आपका पूरा कवर कराया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपका होगा, और मात्र 299 यहाँ पर फीस है आपकी, और काफ़ी बेहतरीन तैयारी होगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जल्द लाएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।